न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। सन 1958 में आई हिंदी की चर्चित फिल्म थी फिर सुबह होगी। साहिर लुधियानवी का गीत लिखा था, वो सुबह कभी तो आएगी जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। यकीनन बीजेपी के लिए दिल्ली में एक नई सुबह हो गई है। करीब 27 साल बाद पार्टी के लिए वनवास के बादल छट गए हैं। दिल्ली के लोग नई सुबह की ताजगी का एहसास भी कर रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का फुल एक्शन मोड भी दिखा। परवेश वर्मा समेत सभी मंत्री जोश में दिखाई दिए। देर शाम को कैबिनेट की पहली बैठक हुई। गुरुवार के दिन और फिर यमुना में आरती भी की गई। कुल मिलाकर दिल्ली को विकसित बनाने का अभियान भी शुरू हो गया। लेकिन विकसित दिल्ली बनेगी कैसे? यहाँ की गलियां और कॉलोनियां सुविधाओं से गुलजार कैसे होंगी? कूड़े के पहाड़, सर्दी के मौसम में जहरीली हवाएं, पराली का दमघोटू धुआं, जगह जगह बिखरे कचरे, ऐसे कई मोर्चे हैं जहां दिल्ली की नई सरकार को बड़ी चुनौतियां मिलने वाली है। क्या जिस नई सुबह की खातिर दिल्ली की जनता ने सत्ता परिवर्तन किया, क्या वहां रात का आंचल ढलकेगा? पॉल्यूशन दूर होंगे, सड़कें दुरुस्त होंगे, यमुना के पानी के झाग दूर होंगे? क्या राजधानी स्लम मुक्त हो पाएगी? और क्या मास्टर प्लान 2041 पर काम तेजी से होगा? हालांकि पहले ही दिन रेखा सरकार ने बता दिया कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो इरादों के साथ पूरे भी होंगे। मसलन 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 20,000 लीटर मुफ्त पानी, झुग्गियों में 5 रुपए की धरती वाला अटल कैंटीन, गरीब महिलाओं को 2500 रुपए और बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा वगैरह सब वादे पूरे किए जाएंगे। दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों की राजधानी कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहलाती है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि एक ऐसा शहर जिसका स्वरूप वैश्विक यानी कि पूरी तरह से ग्लोबल हो। लेकिन आज की तारीख में दिल्ली की आधारभूत विकास बताता है कि वो किसी पिछड़े प्रदेश की राजधानी के ही समान है। जाहिर है कि इसकी सूरत इरादों के साथ काम करने से ही बदल पाएगी। चुनावी रैलियों के दौरान बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर यह कहकर जोरदार हमला किया था कि आखिर क्या वजह है कि लाखों लोगों को दिल्ली छोड़नी पड़ी और एनसीआर की ऊंची ऊंची इमारतों में सुकून की जिंदगी की तलाश करनी पड़ी। चुनावी मैदान में राजनीतिक दल ऐसे बयानों के जरिए एक दूसरे पर वार पलटवार करते ही रहते हैं। लेकिन इससे कैसे इनकार किया जा सकता है कि आधारभूत विकास में दिल्ली से कहीं आगे एनसीआर निकलता जा रहा है और राजधानी की तमाम कॉलोनियां अब भी अर्ध विकसित है। इसे आखिर कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहे तो भला कहें कैसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली को मिनी इंडिया कहते हैं। दिल्ली 1483 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ की जनसंख्या करीब 1.75 करोड़ है। यहाँ देश भर से सभी समुदाय और प्रांत के लोग आए और रच बस भी गए। इसमें कामगार गरीब वर्ग है तो कॉरपोरेट घरानों का अमीर वर्ग भी। लेकिन दिल्ली में मध्य वर्ग सबसे बड़ा तबका है जो आमतौर पर सरकारी और निजी कंपनियों में नौकरी करता है। यहाँ देश के कोने कोने से पलायन हुए हैं। प्राइस यानी कि पीपल्स रिजर्व ऑफ इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी यानी कि प्राइस के एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में साल 2022 में मध्य वर्ग की संख्या कुल आबादी का 67.16% था और यह आंकड़ा बताता है कि दिल्ली अमीरों की नगरी नहीं है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के तमाम दफ्तर होने के नाते यहाँ पर बाबू वर्ग सबसे अधिक है, जिनकी आमदनी के स्रोत सीमित होते हैं। ये छोटे शहरों से आए होते हैं और कम खर्च वाली जगहों की ही तलाश करते हैं। सामान्य घरों में जीवन बसर करते हैं और ये सामान्य घर आमतौर पर अवैध कॉलोनियों में ही स्थित हो जाती है। लग्जरी सोसाइटी या 2-3 कमरों वाले डीडीए फ्लैट्स खरीदने की इनकी क्षमता नहीं होती। इस तरह दिल्ली की अवैध कॉलोनियां सघन होती गई, लेकिन जरूरत के हिसाब से सुविधाएं वहां पर नहीं मिली। वैसे तो दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर कई प्रयास किए गए, लेकिन ये गति कछुआ चाल ही साबित हुई। भारत सरकार ने 16 फरवरी 1977 को दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइजेशन की नीति जारी कर दी थी और इसके तहत डीडीए और एमसीडी को मिलकर काम भी करना था। 1993 तक 567 कॉलोनियों को नियमित भी कर दिया गया। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली की करीब 30% आबादी इन्हीं अवैध कॉलोनी में रहती है। सरकारी आंकड़ा कहता है कि दिल्ली में अब भी 1797 अवैध कॉलोनियां हैं
और इनमें से 66 इलाकों को छोड़कर 1731 कॉलोनियों को रेगुलराइज करने के लिए चिन्हित भी किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि इन कॉलोनियों में सड़क, सीवर और नल की बेहतर सुविधा दी गई है। आप सरकार के मुताबिक पिछले 9 साल में यहाँ के विकास कार्यों पर करीब 5000 करोड़ खर्च किए गए। इनमें सड़कें, पानी की पाइपलाइनें और सीवर लाइनें का तमाम काम है, लेकिन जमीन पर वैसा सुधार नजर नहीं आता जैसे कि सरकार दावा करती थी। दिल्ली के तमाम पॉश इलाकों में ठीक बगल में निजी जमीनों पर सालों से बसी अवैध कॉलोनियां हैं। यहाँ की आबादी जिस गति से धीरे धीरे बढ़ती हुई देखी जा सकती है, जनसंख्या घनत्व भी बढ़ता गया और उस गति के विकास कार्य भी नहीं हो पाए। कम जगहों में लोगों का गुजारा मुश्किल हो गया, लिहाजा यहाँ से भी लोगों को एनसीआर के इलाकों में पलायन करना पड़ा। कई कानूनी अड़चनों के चलते बिल्डर्स और डेवलपर्स ने दिल्ली के इन कॉलोनियों के बजाय एनसीआर क्षेत्र में किसानों के खेत खलिहानों वाली जमीन पर अधिग्रहण कराकर बहुमंजिल आवासीय और व्यावसायिक परिसरों को विकसित करना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर दिल्ली के मध्यम वर्ग के लोगों ने एनसीआर में जाकर बसना ही शुरू कर दिया। सन 1993 में जब पहली बार दिल्ली की सत्ता मिली तब भी ये हाल थे और सन 2025 में भी हालात बड़े सुधरते हुए यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। रेखा गुप्ता सरकार ने आगे विकसित दिल्ली बनाने में इन अवैध बस्तियों की सड़कें, पानी और पाइपलाइनें, सीवर और बिखरी हुई बिजली की तारों की समस्या को दूर करने को सबसे बड़ी चुनौती भी माना है। दिल्ली जल बोर्ड की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में रोजाना 129 करोड़ गैलन की जरूरत है, लेकिन 96.9 करोड़ गैलन की ही आपूर्ति हो पाती है। दिल्ली को हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से पानी मिलता है। रेखा गुप्ता का ताल्लुक खुद हरियाणा से ही है और दिल्ली हरियाणा के बीच पानी को लेकर अक्सर विवाद होते रहे हैं। जल्द ही गर्मी के दिन भी आने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को बीजेपी शासित हरियाणा से पानी के मुद्दे पर कितना सहयोग मिल पाता है। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।